प्रो डॉट उर्दू के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, 15 जुलाई 1965 को GHQ में जनरल अख्तर मलिक एक मीटिंग में सदर अयूब खान और कमांडर इन चीफ जनरल मूसा को ऑपरेशन जिब्राल्टर पर ब्रीफिंग दे रहे थे। जब ब्रीफिंग खत्म हुई तो जनरल अयूब ने नक्शे पर एक जगह उंगली रखते हुए जनरल अख्तर मलिक से कहा कि आप यहाँ हमला क्यों नहीं करते। जनरल अख्तर मलिक ने जवाब दिया कि मुझे इसके लिए इजाफी फौज की जरूरत है। सदर अयूब खान जनरल मूसा की तरफ बढ़े और कहा कि जनरल अख्तर को जितनी इजाफी फौज चाहिए वो फराहम की जाए। सदर अयूब ने हमले के लिए जिस जगह का इंतखाब किया था वो कश्मीर के इलाके छम जोड़ियां के पास एक इलाका जो अखनौर और जम्मू से मिलता था। अयूब खान और जनरल अख्तर मलिक दोनों वाज़ह तौर पर इस इलाके की जंगी हिकमत अमली से वाकिफ थे। जनरल अख्तर मलिक ने पहले से ही एक जंगी मनसूबा तैयार कर रखा था जिसके जरिए वो जम्मू या अखनौर पर कब्जा करके कश्मीर में भारतीय सप्लाई लाइन को काटना चाहते थे। लेकिन इस मनसूबे को प्रैक्टिकली करने के लिए जनरल मूसा सबसे बड़ी रुकावट थे, क्योंकि वो समझते थे कि अगर पाक फौज ने ऐसा कोई हमला किया तो जवाब में भारत इंटरनेशनल बॉर्डर पर खुली जंग छेड़ देगा। लेकिन फिर अगस्त में दो ऐसे वाकयात हुए जिन्होंने जनरल मूसा को अपना इरादा बदलने पर मजबूर कर दिया। पहला वाकया ऑपरेशन जिब्राल्टर की नाकामी थी, जबकि दूसरा वाकया यह हुआ कि भारतीय फौज ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के जवाब में आज़ाद कश्मीर पर हमला कर दिया। हमले में भारतीय फौज ने पहले तो 15 अगस्त के दिन कारगिल में 3 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा किया और फिर दूसरे दिन पौड़ी के मकाम पर तलपत्रा और बोरजी की चौकियां भी इनके कब्जे में चली गई। 23 और 24 अगस्त की दरमियानी शाम भारतीय फौज ने लीबा सेक्टर में कोंताल चौकी भी पाक फौज से छीन ली। 24 और 25 अगस्त की दरमियानी शाम हिंदुस्तान ने पीर साहबा के इलाके पर भी कब्जा कर लिया, जबकि 25 और 26 अगस्त की दरमियानी शाम भारतीय फौज ने हाजी पीर पास पर हमला किया और 28 अगस्त को इस पर काबूज हो गई, जिसकी वजह से सदर अयूब ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला कर लिया। अब जाहिर है भारत को जवाब देने की जिम्मेदारी जनरल मूसा की थी, क्योंकि वो उस वक्त पाक फौज के कमांडर इन चीफ थे। इन वाकयात ने जनरल मूसा को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया। जनरल मूसा ने जनरल अख्तर मलिक के प्लान की मंजूरी दे दी और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने यह तय किया कि भारत के साथ खुली जंग से बचने के लिए जम्मू की बजाय अखनौर पर हमला किया जाए और यह हमला सियालकोट की जानिब से वर्किंग बाउंड्री की बजाय सीज फायर लाइन से किया जाए, ताकि भारत को बैनुल अक़वामी सरहद पर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई का कोई जवाब न मिल सके। पाकिस्तानी कमांडर को ऑपरेशन की कामयाबी का पूरा यकीन था, क्योंकि उस वक्त भारतीय फौज के दस्ते 2 हिस्सों में बैठे हुए थे। भारतीय फौज का एक हिस्सा जिब्राल्टर फोर्स के साथ लड़ने में मसरूफ था, जबकि दूसरा आजाद कश्मीर पर हमला कर चुका था और यूं अखनौर का रास्ता पाक फौज के लिए साफ था। इसीलिए कहा जाता है कि नाकामी के बावजूद ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान को फतह की वो राह दिखा गया जो अखनौर की तरफ जाता था। अखनौर पर हमले का फैसला तो हो चुका था, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान मुतमिन नहीं थी। ये जरूरी था कि पाकिस्तान भारत की तरफ से किसी भी मुमकिन जवाबी हमले के लिए तैयार रहे। इसीलिए सदर अयूब ने 29 अगस्त को फौज और वजारत हारजा को ऑपरेशन का हुक्मनामा जारी किया कि पाकिस्तान को भारत के साथ खुली जंग के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सदर अयूब के अलावा बहुत से फौजी अफसरान भी यही कह रहे थे कि हमला चाहे अखनौर पर हो, भारत जवाबी तौर पर खुले बॉर्डर पर मुहाज जरूर खोलेगा। मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह ब्रिगेडियर इरशाद ने भी इसी नुक्ता नजर का इजहार किया और पाक फौज को मशवरा दिया कि अपनी कार्रवाइयों को अखनौर तक ना फैलाएं। पाक फौज की आला कमांड के जहन में यह बात वाज़ह थी कि यह ऑपरेशन बैनुल अक़वामी सरहद पर जंग का बायस बन सकता है, लेकिन सिर्फ एक शख्स जिसका ख्याल था कि भारत बैनुल अक़वामी सरहद से पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा, और ये शख्स वज़ीर हारजा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो था। 1 सितंबर 1965 की रात 3 बजे अखनौर पर हमले का आगाज हो गया। पाकिस्तान की चौथी बड़ी आर्टरी कोर्स की 110 तोपों ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी ठिकानों पर अंधाधुंध गोलाबारी शुरू कर दी। यह बमबारी 1.5 घंटे तक जारी रही। सुबह 5 बजे पाक फौज के दस्तों ने सीज फायर लाइन अबूर की और ऐसा भरपूर हमला किया कि भारतीय फौज में कहराम मच गया। पाक फौज की तरफ से किया जाने वाला यह हमला अचानक था और भारतीय फौज इस हमले से निमटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि फायर लाइन के साथ भारतीय फौज की तादाद इंतहाई कम थी, इसीलिए भारत को सिर्फ एक ही दिन में ऐसी शिकस्त मिली जिसका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था। चंद ही घंटों में छम के इलाके में मौजूद भारतीय फौज भी पसपा हो चुकी थी। अलबत्ता कुछ जगहों पर भारतीय फौज की टोलियां अब भी मौजूद थीं, जो पाक फौज से झड़पों में मसरूफ थीं। ऐसे ही एक मकाम पर भारतीय टैंकों ने पाक फौज के टैंकों का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी टैंकों की बड़ी तादाद देखकर भारतीय फौज अपने टैंकों को छोड़कर भाग निकली। पाक फौज ने भारतीय टैंक कब्जे में ले लिए। भारत के अंदर मौजूद एक गांव चक पंडित सहित पाकिस्तानी फौज पर शदीद फायरिंग हो रही थी। उस फायरिंग को रोकने के लिए उस वक्त के मेजर रजा शाह टैंक लेकर गांव की तरफ बढ़े। दुश्मन ने पाकिस्तानी टैंकों पर एंटी टैंक गनों से फायरिंग शुरू कर दी। मेजर रजा शाह का एक टैंक तबाह हुआ तो वो दूसरे टैंक में बैठकर आगे बढ़ने लगे, लेकिन ये टैंक भी निशाना बन गया। वहां से निकले और तीसरे टैंक में जा बैठे। तारीख के मुताबिक इनका ये टैंक भी दलदल में फंस गया, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और चौथे टैंक में जाकर बैठ गए। चौथे टैंक में बैठकर चक पंडित पर कब्जा होने के बाद उनका आखिरी टैंक भी दुश्मन का निशाना बनकर तबाह हो गया और इसमें मौजूद मेजर रजा शाह भी शहीद हो गए। मेजर रजा शाह ने बेमिसाल बहादुरी दिखाई थी और यही वजह थी कि उन्हें निशाने हैदर देने की सिफारिश भी की गई थी। भारत की एक और मजबूत पोजीशन गोरी जाल का इलाका था, जहां भारत ने बारूदी सरंगों का एक जाल और हारदार तारे भी लगा रखी थी।
यहाँ भारतीय फौज की 2 कंपनियां यानी 200 से ज्यादा सिपाही मौजूद थे। पाक फौज की एक कंपनी ने इन पर हमला किया। इस कंपनी की कमांड मेजर शाहनवाज कर रहे थे। जब वो दुश्मन से 400 गज दूर रह गए तो उन पर शदीद फायरिंग शुरू होगी, जिससे कंपनी के बहुत से जवान शहीद हो गए। खुद मेजर शाहनवाज भी शदीद जख्मी थे, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उनकी बटालियन के कमांडर ने उनकी मदद के लिए टैंक भेजे, जिनको देखकर दुश्मन ने वो पोजीशन भी खाली कर दी, लेकिन तब तक मेजर शाहनवाज भी शहीद हो चुके थे। उनकी लाश भारतीय मोर्चों के बिल्कुल करीब से मिली। शाम को हाथ से निकलता देखकर भारत अपनी एयरफोर्स को भी मैदान में ले आया। इंडिया के 8 तैयारों ने पठानकोट बेस से परवाज करके पाक फौज पर बमबारी शुरू कर दी। भारतीय तैयारों के मुकाबले में पाक फजाइया भी हरकत में आ गई और पाकिस्तानी तैयारों ने भारत के 4 तैयारे मार गिराए और 4 भारतीय तैयारे वापस अपनी हदूद में भाग गए, जबकि पाकिस्तानी तैयारा शिकन तोपों ने भी एक इंडियन तैयारे को मार गिराया। भारत ने तैयारों की तबाही का बदला लेने के लिए 6 मजीद तैयारे भेजे, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 तैयारों को घेर लिया। भारतीय तैयारों की फायरिंग से एक पाकिस्तानी तैयारे को शदीद नुकसान पहुंचा, लेकिन तैयारे के पायलट उसे बचाकर पाकिस्तान वापस लाने में कामयाब रहे। भारतीय तैयारों की कार्रवाई के जवाब में एक पाकिस्तानी स्टार फाइटर तैयारा अपने तैयारों की मदद के लिए आया। भारतीय फजाइया इन स्टार फाइटर तैयारों से इंतहाई खौफजदा थी, इसलिए उनको आता देखकर 6 में से 5 भारतीय तैयारे वापस भाग गए, जबकि पाकिस्तानी तैयारों ने एक इंडियन तैयारे को सियालकोट एयरबेस में उतरने पर मजबूर कर दिया। पाक फजाइया की इन कार्रवाइयों से पाकिस्तान को छम सेक्टर में मुकम्मल फजाई बढ़तरी मिल गई थी। पाक फौज ने भी छम पर कब्जा कर लिया था। उधर कश्मीर के महाज पर यह सूरत हाल थी कि भारतीय फौज छम का इलाका मुकम्मल तौर पर खाली करके दरिया के पार फरार हो चुकी थी। उनके पास कोई मजबूत पोजीशन फिलहाल मौजूद नहीं थी, यानी छम से आगे जोड़ियां और फिर दूर तक का इलाका तकरीबन खाली हो चुका था। पाक फौज मंसूबे के मुताबिक आसानी से अखनौर की तरफ मार्च कर सकती थी, बल्कि सिर्फ 1 या 2 दिन के अंदर इस पर काबज भी हो सकती थी। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम की कामयाबी सामने पड़ी थी, लेकिन फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने न सिर्फ सारे ऑपरेशन की कामयाबी पर पानी फेर दिया, बल्कि कश्मीर भी पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। नाजरीन ग्रामी, उस वक्त पाकिस्तान फौज के मेजर जनरल याहिया खान पाकिस्तान के 7वें डिवीजन की कमान कर रहे थे। वो जनरल अख्तर मलिक को हटाकर उनकी जगह खुद ऑपरेशन की क़यादत करना चाहते थे। उन्होंने जनरल मूसा को भी अपना हमख्याल बनाया और जनरल मूसा ने 2 सितंबर को उस वक्त ग्रैंड स्लैम की कमान तब्दील कर दी जब पाकिस्तानी फौज फतह के इंतहाई करीब थी। अचानक फौजी कमान की तब्दीली से ऐसी कंफ्यूजन पैदा हुई कि इससे पाक फौज की पेशकदमी रुक गई। जनरल अख्तर मलिक तो यहाँ तक कहते हैं कि पाक फौज का 10वां ब्रिगेड, जिसने दरिया के पार मकबूजा इलाके पर चढ़ाई करना थी, उसके सरबराह ब्रिगेडियर अजमत जनरल याहिया से मिले हुए थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर पाक फौज की पेशकदमी रोक दी। बहाना यह बनाया कि उनकी मदद के लिए तोपखाना अपनी पोजीशन पर मौजूद नहीं है। जनरल अख्तर ने इसको हदायत दी थी कि जब तोपखाना अपनी पोजीशन पर पहुंच जाए तो वो उस पर उन्हें अपना कोड वर्ड बोलेंगे, जिसके बाद ब्रिगेडियर अजहर को पूरी ताकत से हमला करना था। अब चूंकि जनरल अख्तर का कोई राब्ता ही नहीं रहा था, इसलिए वो कोई कोड भी ना दे सके और इस तरह ये ऑपरेशन इंतहाई सुस्त हो गया। नाजरीन ग्रामी, 2 सितंबर की सुबह जनरल मूसा के हुक्म पर कमांड बदल चुकी थी और जनरल अख्तर मलिक की जगह जनरल याहिया ऑपरेशन के कमांडर बन चुके थे। उन्होंने कमांडर बनते ही पाक फौज को पेशकदमी करने का हुक्म देने की बजाय दफाई पोजीशन इख्तियार करने के आर्डर जारी किए। इसके साथ ही उन्होंने मजीद हमलों को अगले रोज यानी 3 सितंबर तक मुलतवी कर दिया। उस वक्त पाक फौज की राह में कोई रुकावट नहीं थी। अगर पाक फौज हमला करती तो जोड़ियों तक सारे इलाके फतह कर सकती थी, लेकिन ऐसा ना हो सका। भारतीय फौज हैरान थी कि आखिर जनरल अख्तर मलिक हमले में इतनी देर क्यों कर रहे हैं, जबकि अखनौर उनके सामने है। भारतीय जनरल जोगिंदर सिंह लिखते हैं कि 1 रोज बाद कुदरत ने हमारी मदद की और हमें पता चला कि जनरल मलिक को तब्दील कर दिया गया है। जनरल मलिक की तब्दीली और हमले का रुक जाना भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। इसकी वजह से भारत को इतना वक्त मिल गया कि वो अखनौर का दफा मजबूत कर ले। भारत ने फौरी तौर पर अपनी एक ब्रिगेड को अखनौर के दिफा के लिए भेज दिया। उस फोर्स के जवान ने जोड़ियां के करीब दफाई पोजीशन लेकर टैंक खड़े कर दिए और एंटी टैंक गनों को खेतों के अंदर छुपा दिया। इसके अलावा पूरे इलाके में बारूदी सुरंगें भी बिछा दी। भारत इस पोजीशन पर मजीद 6 दिन तक पाकिस्तानी फौज को रोकना चाहता था, ताकि इस दौरान उसकी फौज अखनौर में अपना दफा मजबूत कर ले। उस वक्त भारत की एक ब्रिगेड फौज अखनौर पहुंच चुकी थी और मोर्चे खोदने का काम तेजी से जारी था। अगले रोज यानी 3 सितंबर को पाक फौज ने जब पेशकदमी शुरू की तो उसकी रफ्तार पहले से भी सुस्त हो गई। दरिया अबूर करने की कोशिश में बहुत से टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां कीचड़ में फंस गए, लेकिन उन्हें निकालने के बाद पाकिस्तानी टैंक आगे बढ़े तो देखा कि दुश्मन तो वहां अपनी पोजीशन मजबूत कर चुका है। पाक फौज ने इस पोजीशन को बाईपास करने की कोशिश की तो भारत के एंटी टैंक गनों ने इन पर फायरिंग शुरू कर दी। फिर मजबूरन पाक फौज ने पहले ट्रोटी को दुश्मन से खाली कराने का फैसला किया। इस लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी तोपखाने ने भारतीय फौज को शदीद नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तानी फौज के रेजिमेंट ने भारतीय फौज पर इतनी शदीद बमबारी की कि भारतीय फौज न सिर्फ अपनी तोपें छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई, बल्कि तोपों समेत अपना सारा असलहा छोड़कर भाग निकली। लेकिन पाक फौज की यह कामयाबी भी अखनौर की फतह के लिए काफी नहीं थी, क्योंकि इस लड़ाई में काफी वक्त जाया हो चुका था। 5 सितंबर को पाक फौज ने जोड़ियों पर कब्जा कर लिया, लेकिन तब तक भारतीय फौज अखनौर के करीब एक और मजबूत दफाई पोजीशन इख्तियार कर चुकी थी, जिसकी वजह से अखनौर की फतह काफी मुश्किल हो चुकी थी।
भारत की नई दफाई पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते पाक फौज का हमला भी इंतहाई सुस्त पड़ चुका था। पाकिस्तानी फौज अखनौर के करीब मोर्चाजन हो गई और ये दोनों फौजें अपनी अपनी जगह पर ही मौजूद रहीं। लेकिन अखनौर पर हमला करने का प्लान नाकाम हो चुका था। फिर पाक फजाइया ने भारत के एक एयरबेस को निशाना बनाया, जिसका बदला लेने के लिए भारतीय फजाइया ने पाक फजाइया की सरगोदा एयरबेस पर हमला किया। लेकिन भारतीय तैयारों का सामना MM आलम से हो गया। उसके बाद जो हुआ वो मेरी एक दूसरी वीडियो में मौजूद है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वो वीडियो वहां से देख सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।